गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे और आज मेरा जो टॉपिक है वो है बेटा द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो टॉपिक एक कल मैंने आपको अक्ष पर निकलवाया था। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर हमने कल विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था 2kB/r³। आज हम ज्ञात करेंगे द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर। देखिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए बेटा, आप लोगों ने एक डायपोल लिया, एक द्विध्रुव लिया, डायग्राम बनाता हूं मैं। एक द्विध्रुव लिया आपने AB, इसकी टोटल लंबाई डिफाइन किया आपने कि इसकी टोटल लंबाई 2a है। 2a लंबाई का डायपोल है ये। इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2a। इसमें बोल रहा है ये निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति को विषुवतीय तल भी बोलते हैं। निरक्षीय स्थिति को विषुवतीय तल भी बोला जाता है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O हो गया। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से यह आपका विषुवतीय तल हो गया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। ठीक है, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया और बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। अब बेटा देखो, ये टोटल लंबाई 2a है। ये जो लंबाई है टोटल वो कितनी है? 2a। तो ये दूरी कितनी बचेगी? a। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? a। तब तो 2a होगी। बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। परीक्षण आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी। यहाँ आपका द्विध्रुव है, ये आवेश -q, ये +q। जैसा कि कल मैंने आपको बताया है, द्विध्रुव में क्या होते हैं? समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म जब अल्प दूरी पर स्थित होता है तो द्विध्रुव कहलाता है। अब ये जो -q है, इस -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र मान लिया आपने E1 सदिश, क्योंकि -q क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा या परीक्षण आवेश रखेंगे तो +q के कारण विद्युत क्षेत्र, +q के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा, क्योंकि प्लस और या परीक्षण आवेश रखेंगे तो उसको रिपेल करेगा। E2 सदिश आई बात समझ में? तो बेटा यहाँ आपको परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा। मान लीजिए आपने +q 0 माना है, इस माइनस ने इसको अपनी ओर आकर्षित किया तो इधर डायरेक्शन अंदर की ओर, इस प्लस ने इसको रिपेल किया तो इस दिशा में गया। अब देखिए, आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा होगा तो ये एकांतर कोण हो गए। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा, तो एकांतर कोण हो गए। और जब दो तिर्यक रेखाओं को, ये जो दो रेखाएं हैं, इनको जब तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। अब देखिए, E1 सदिश ने यहाँ थीटा कोण बना रखा है, तो यहाँ E1 का घटक आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र E1 का घटक क्या जाएगा? E1 cos थीटा, और ये घटक आ जाएगा E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 ने यहाँ थीटा कोण बना रखा है, तो यहाँ घटक आ जाएगा विद्युत क्षेत्र E2 का E2 cos थीटा, और ऊपर की तरफ घटक आ जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, देखो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये आपका A, ये भुजा R। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? लंब कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, कर्ण क्या हो जाएगा? √r² + a²। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सेम बिल्कुल इसी तरह से बेटा देखो, ये आधार A है, ये आपका लंब R है, तो ये कितनी आ जाएगी भुजा? √r² + a²। ठीक है, 2a लंबाई का द्विध्रुव लिया मैंने AB, इसकी टोटल लंबाई 2a है। ये अगर भुजा A है तो ये भी हुई A और A तभी तो 2a होगा। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है,
बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए परीक्षण आवेश की कल्पना करिए। इस प्लस q ने स्वयं किया, विद्युत क्षेत्र इधर गया, इस माइनस q ने अट्रैक्ट किया, इधर गया। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र एंगल बना रहे हैं, है ना? तो आपने कंपोनेंट ले लिए, तो जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों तो इस दिशा में है, तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक दिशा में, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे। और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, देखो बिंदु P पर E2 sin थीटा की दिशा ऊपर है और E1 sin थीटा की दिशा नीचे है। बिंदु P पर दोनों का परिमाण समान है किंतु दिशा विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, है ना? देखिए बात, चूंकि इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, समीकरण नंबर 1। चित्रानुसार अगर हम देखें तो हम विद्युत क्षेत्र अगर निकालें तो देखो इस माइनस q आवेश से बेटा प्रेक्षण बिंदु P की दूरी कितनी है? इस माइनस q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? √r² + e²। इस प्लस q आवेश से भी प्रेक्षण बिंदु P की दूरी कितनी है? √r² + a²। दोनों आवेश माइनस q तथा प्लस q की प्रेक्षण बिंदु P से दूरियां क्या है? समान है। दोनों आवेश माइनस q और प्लस q की प्रेक्षण बिंदु से दूरियां क्या है? समान है, जिनके कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी समान होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर, दोनों का परिमाण भी समान होगा। तो अगर हम यहां लिख दें, आपने E1 और E2 बराबर किया है, क्योंकि E1 और E2 दोनों का परिमाण बराबर है, रीजन में आपको बता दिया था। दोनों आवेशों की प्रेक्षण बिंदु P से दूरी क्या है? समान है। E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट एक दिशा में जा रहे थे, जुड़ गए। अब देखिए आप यहां अगर मैं cos थीटा निकालूं, cos थीटा, cos क्या होता है? आधार बटे कण, दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में काम में ले लीजिए आप। तो आधार कितना है आपका? a, और कण कितना है आपका? √r² + a²। देखो बेटा यहाँ पे cos थीटा, cos क्या होता है? आधार बटे कण। आधार कितना है आपका? a, कण कितना है? √r² + a²। इसमें भी देखेंगे आधार कितना है? a, कण कितना है? √r² + a²। cos थीटा हो गया। अब देखिए आप विद्युत क्षेत्र अगर हम निकालें, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? kq/, क्योंकि परिमाण तो बराबर है दोनों का, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? kq/r², प्रेक्षण बिंदु से दूरी, और प्रेक्षण बिंदु से दूरी क्या है? √r² + a²। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? E बराबर kq/r²। ठीक है, r क्या है? प्रेक्षण बिंदु से दूरी, प्रेक्षण बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? √r² + a²। इसकी दूरी कितनी है? √r² + a²। आपने मान रखा, तो आपके सामने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो रहा 2 kq/√r² + a² और cos थीटा की वैल्यू a√r² + a²। ठीक है, तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 kq/, ये स्क्वायर बोलेंगे, √r² + a² का होल स्क्वायर बोलेंगे, तो क्या रहेगा? r² + a², यहाँ रहेगा a/√r² + a²। ठीक है, उसको देखिए अब यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2kqa/r² + a² की पावर कितनी? 3/2। क्योंकि डायपोल मोमेंट कितना होता है? v2/t बराबर क्या होता है? 2 × 2a। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया है डायपोल मोमेंट क्या होता है? P = 2 × 2a। आपने मान रखा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड k q × 2a/√r²
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कितनी होगी 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये q × 2a जो है बेटा ये q × 2a इसके क्या लिख दूंगा मैं p तो क्या हो जाएगा k p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 ये हो गया। आपने पहले परिणाम विद्युत क्षेत्र निकाल लिया क्योंकि E1 और E2 का मान बराबर है क्योंकि दोनों आवेशों के प्रेक्षण बिंदु P से दूरी बराबर है ये लिख दिया। दोनों का परिमाण बराबर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्यों बराबर है क्योंकि प्रेक्षण बिंदु से दूरी समान है दोनों आवेशों की। कॉस बराबर आधार बटे कोण ये निकाल लिया। किस सूत्र में मान रखा आपने 2 विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर तो KQ प्रेक्षण बिंदु से दूरी कितनी है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर ये cos थीटा का मान लिख दिया आपने। ये रहा cos थीटा का मान तो E1 रहा ये cos थीटा का मान यहाँ रखा और E1 का मान आपने यहाँ रखा ये आ गया ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 KQ क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे आ गया आपके सामने। यहाँ पावर है कितनी 1 यहाँ है आधी तो 1 और आधा कितना हो गया 1.5 3/2 पावर हो गई तो आपके सामने आ गया। यदि लास्ट में देखिए लास्ट स्टेप इधर लिख रहा हूं यदि R इज ग्रेटर देन A तो R स्क्वायर आल्सो ग्रेटर देन A स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 सो तो निरक्ष पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या जाएगा K P अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 तो निरक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका वो कितना आ जाएगा K P अपॉन R स्क्वायर इंटू में 3/2 2 से 2 कट गया तो निरक्ष पर जो अपना विद्युत क्षेत्र आ गया बेटा वो कितना आ गया K P अपॉन R क्यूब। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है K P अपॉन R क्यूब। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है K P अपॉन R क्यूब और अक्ष पर कितना होता है 2 K P अपॉन R क्यूब। इसका मतलब जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है और निरक्ष का कितना गुना होता है 2 गुना क्योंकि अक्ष पर तो आ रहा है 2 Kp अपॉन R क्यूब निरक्ष पर आ रहा है Kp अपॉन R क्यूब तो आपके सामने ये आ गया। देखो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आया है चित्र में आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आया है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है माइनस से प्लस की ओर और विद्युत क्षेत्र दोनों घटकों इधर जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो अपन अभी उसको सदिश रूप पढ़ में भी लिखेंगे नोट कर लो बेटा फटाफट से इसको। हाँ बेटा देखो अगर मैं बेटा अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं E निरक्ष अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिखूंगा K माइनस P वेक्टर अपॉन R क्यूब। माइनस का साइन क्यों यूज में लिया है मैंने क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है तो निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र आपका ये आ गया A माइनस P अपॉन R क्यूब। कल अपन ने पढ़ा था कल मैंने आपको बताया था अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है 2 Kp अपॉन R क्यूब और आज अपन ने निकाला है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है Kp अपॉन R क्यूब। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं E अक्ष बराबर 2 इंटू में Kp अपॉन R क्यूब लिख सकता हूं मैं इस वाले स्टेप को ऐसे
सकता हूं ना बेटा। और यहां पे देखिए आप केपी अपॉन आर क्यूब किसके इक्वल है, निरक्ष के। ई निरक्ष, तो अगर मैं ई अक्ष बटे ई निरक्ष निकालूं तो कितना रेशियो आ जाएगा इसका, 2:1। समान दूरी पर स्थित किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्रों का अनुपात 2:1 होता है। समान दूरी पर स्थित, अगर प्रेक्षण बिंदु समान दूरी पर है, अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:1। देखो किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये आपको बताना बाकी था, बता देता हूं सिंपल। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो बेटा आपके पास एक कोई +q चार्ज है, +q कोई आवेश है, इस +q आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, +q कोई आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, +q कोई आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किसकी कल्पना करनी पड़ेगी, परीक्षण आवेश की। आपने यहां परीक्षण आवेश की कल्पना कर ली, +q0, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, माना कि +q कोई बिंदु आवेश है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एकांक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी जाती है, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ फोर्स निकालूं कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 की वैल्यू कितनी है, +q, पहला आवेश है +q। Q2 की वैल्यू कितनी है, दूसरा आवेश क्या है आपका, परीक्षण आवेश है Q0। तो फोर्स जो आपका आ गया वो आ गया K, कैपिटल Q, Q0 अपॉन r², ये फोर्स हो गया। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है E=F/Q0, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो E= अगर मैं F की वैल्यू लिखूं तो F की वैल्यू कितनी है, K, कैपिटल Q, Q0 अपॉन r², बटे में क्या हो जाएगी, Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो क्या आ गया, KQ अपॉन r²। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो सूत्र होता है वो क्या होता है, KQ अपॉन r²। अब विद्युत क्षेत्र कितनी बातों पर निर्भर कर रहा है, 2 बातों पर। पहला, E समानुपाती Q, और दूसरा E समानुपाती 1/r²। अगर मैं E और 1/r में ग्राफ खींचूं, अगर मैं यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लिया y अक्ष पर और दूरी ले ली मैंने x अक्ष पर, तो ग्राफ आएगा पैराबोला। अगर मैंने E ले लिया इस अक्ष पर और 1/r ले लिया, यहाँ तो मैंने r लिया है, क्योंकि ये बता रहा है दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र घटेगा, दूरी घटने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। यहाँ आपने ले लिया विद्युत क्षेत्र E और यहाँ ले लिया आपने 1/r, तो E और 1/r में एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि मूल बिंदु पे आकर गिरेगी। विद्युत क्षेत्र E और 1/r में ग्राफ नीचे तो सीधी रेखा आएगी जो मूल बिंदु पर आकर मिलती है। अगर E और r में ग्राफ नीचे तो एक परवलय आता है, इसका मतलब बता रहा है दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। तो बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र था। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, यहाँ r क्या है, यहाँ r प्रेक्षण बिंदु की आवेश से दूरी है। r क्या है, प्रेक्षण बिंदु की आवेश से दूरी है। ये आपका बेटा बिंदु आवेश पर सिंपल आ गया। और देखिए आप जनरली आपको कूलॉम का नियम भी बता देता हूं, वैसे मैंने आपको बता रखा है सूत्र, फिर भी बता देते हैं कूलॉम का नियम वो बताता हूं मैं आपको। देखिए
कूलॉम का नियम, इसमें न्यूमेरिकल तो मैंने आपको कई सारे बनवाए हैं, लेकिन कूलॉम का नियम नहीं बता पाया था, बता देता हूं मैं आपको। कूलॉम का नियम फॉर्मूला तो सीधा होता है, 11th में पढ़ाया है, बराबर k q1 q2 r स्क्वायर। आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया मैंने, प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल और दुर्बल बल, 4 बल होते हैं। तो जो है नेचर का फंडामेंटल फोर्स है। वैज्ञानिक कूलॉम ने 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया था। मान लीजिए ये है आवेश q1 और ये है आवेश q2, ये दोनों बिंदु आवेश है, बिंदुनुमा आवेश है। q1 और q2 दोनों बिंदुनुमा आवेश है और दोनों आवेश बेटा स्थिर अवस्था में है, दोनों आवेश अपनी अपनी जगह स्थिर हैं। अब दोनों आवेश स्थिर हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r मीटर। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है, r। अब q1 आवेश q2 पर बल लगाएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और q2 आवेश q1 पर बल लगाएगा तो इस दिशा में फोर्स लगेगा, है ना। दोनों के बीच में माध्यम अपन ने मान लिया क्या है, सपोज कीजिए निर्वात है। दोनों के बीच में माध्यम क्या है, निर्वात है, ठीक है, निर्वात माध्यम है। तो यहां अगर मैं फोर्स निकालूं कूलॉम नियम अनुसार, तो कूलॉम के नियम अनुसार दोनों के बीच में लगने वाला बल जो F है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। ये 11th में पढ़ाया आपको, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को मिला के लिखा तो F समानुपाती q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैंने समीकरण 1 और 2 को मिला के लिखा तो F समानुपाती q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट काम में लेना है आपको। तो F बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां k जो है वो समानुपाती नियतांक है और इस नियतांक को बोलते हैं कूलॉम नियतांक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कूलॉम नियतांक। F बराबर जो k है आपका, ये कूलॉम नियतांक वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 जो है वो है आपकी निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जो है वो निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को जब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कूलॉम नियतांक k का जो मान आता है वो आता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए माध्यम निर्वात नहीं है, निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है, तो निर्वात के अतिरिक्त, निर्वात वैक्यूम के अतिरिक्त, निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हेतु कूलॉम नियम, उस पोजीशन में आपका फोर्स जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। उस स्थिति में आपका सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन ये जो है ये कहलाती है माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब माध्यम निर्वात या वायु नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और है, ठीक है।
ये आपका एफ आ गया। अब एप्सिलॉन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है परावर्तन एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, इसलिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इनटू में एप्सिलॉन 0। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन आर, ये बता रहा है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर कूलॉम नियतांक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, देखिए अब कूलॉम नियतांक का मात्रक व विमीय समीकरण, कूलॉम नियतांक का मात्रक व विमीय समीकरण बताते हैं इसको। F बराबर क्या होता है बेटा, F बराबर होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से k का मान निकालूं तो k क्या हो जाएगा, F इनटू में आर स्क्वायर अपॉन q1 q2। k इज इक्वल टू फोर्स का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, और q1 यहाँ आवेश है, q2 भी आवेश है, तो कूलॉम स्क्वायर। K का उल्टा क्या होगा, एप्सिलॉन 0 तो हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं विमीय समीकरण की। विमीय समीकरण, विमीय समीकरण निकालिए तो देखिए कैसे निकालेंगे विमीय समीकरण। K इक्वल टू F का फोर्स का विमीय समीकरण क्या होता है, m1 l1 t-2 इनटू में r यहाँ दूरी है, दूरी की क्या हो जाएगी l2 बटे आवेश की a1 t1 और दूसरे आवेश की भी a1 t1। समानता के सिद्धांत से हम जोड़ लेंगे समान राशियों को और विमीय समीकरणों को। यह m1 है, l कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ l पर 1 है, यहाँ 2 है, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, m1 l3। देखो यहाँ t कितना है, यहाँ t है -2 और ये 1/2 है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा t-4, क्योंकि 1/2 हो गया ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ऐसे ही a1 और a2 हो गया ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। कूलॉम नियतांक का विमीय समीकरण होता है m1 l3 t-4 a-2। उसी तरह से अगर मैं एप्सिलॉन 0 का निकालूं तो इसका उल्टा कर दूंगा, m-1 l-3 t4 a2। ये बेटा आपका कूलॉम नियतांक हो गया। कूलॉम नियतांक का मान एमकेस पद्धति में तो होता है बेटा 9 × 10⁹। एमकेस पद्धति में क्या होता है 9 × 10⁹। लेकिन अगर मैं सीजीएस सिस्टम में बात करूं, सीजीएस प्रणाली में कहूं कि सीजीएस पद्धति में क्या मान होगा, सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस पद्धति में कूलॉम नियतांक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। सीजीएस पद्धति में उसका मान कितना होता है 1 होता है। कूलॉम से संबंधित में महत्वपूर्ण बातों में मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। पहला कि कूलॉम का नियम तभी अप्लाई होता है जबकि आवेश जो है वो स्थिर होने चाहिए। दो स्थिर आवेशों के लिए कूलॉम का नियम लागू होता है, पहली बात। दूसरी बात, कूलॉम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है न्यूटन की। और तीसरी बात, दो आवेशों के बीच की दूरी यदि 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो उस स्थिति में नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल भी क्या करने लगता है, कार्य करने लग जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज अक्षीय स्थिति में बता ही चुका था 2 kPa/r³ होता है। निरक्षीय स्थिति पे मैंने निकाला kPa/r³ आया। वर्टिकल कंपोनेंट जो थे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ने एक दूसरे कैंसिल किया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ गए, तो इस तरह से kPa/r³ निरक्ष के पे आया था। निरक्ष को विषुवतीय तल भी बोलते हैं।
इंग्लिश में तो बोलते हैं इक्वेटर और विषुवतीय तल या निरक्ष में बोलते हैं। KT/R³ आ गया और कूलाम के नियम में भी आ गया। कल आप लोगों को मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और एक टॉपिक और है हमारे, एक दो टॉपिक वो कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर के, ठीक है। थैंक यू। घर पे पढ़े आप लोग, है ना।